नमस्कार बच्चों। अगर आप 12th क्लास में हैं और इतिहास पढ़ पढ़ के अगर आपका दिमाग पक चुका है और या अगर आपको इतिहास में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि आपका भाई अब सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। दोस्तों, इतिहास को जैसे कि आपको पता है, पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन लेता हूँ। 12th क्लास की हिस्ट्री के 3 बुक्स है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें पार्ट 1 में एंशियंट हिस्ट्री है, सेकंड में जो है पार्ट 2 जो है उसमें मिडिवल हिस्ट्री है और पार्ट 3 में मॉडर्न हिस्ट्री है, यानी कि मध्यकालीन भारत के पहले सबसे पहले प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत और अब आधुनिक भारत। तो आज हम करने जा रहे हैं आधुनिक भारत, जो हमारी पार्ट 3 है, थीम उसकी 10, यानी कि जिसका चैप्टर का नाम है कॉलोनियलिज्म इन द कंट्री साइड। यानी कि दोस्तों, इस चैप्टर के नाम में ही अगर हम थोड़ा सा पता चले कॉलोनियलिज्म, यानी कि इसमें क्या बात होगी, इसमें अब अंग्रेजों की बात होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या आता है, मॉडर्न हिस्ट्री में आएगा अंग्रेजों की बातें आएगी, गांधी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर और जो सुभाष चंद्र बोस, अंग्रेजों की हरकतें, हमारे दोस्तों की, हमारे फ्रीडम फाइटर्स का जो जज्बा था, उसके बारे में हम इस चैप्टर में या इस बुक में इतने अच्छे से पढ़ेंगे। और जो बुक में भी नहीं दिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि हमारे देश के हर बच्चे को पता होना चाहिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगा। आपकी समझ को ऐसा बना देंगे कि पेपर में अगर आपसे एक सवाल पूछा जाएगा ना, उससे रिलेटेड आप अगर कोई बोलेगा ना 1 पेज भरो, आप 10 पेज भर सकते हो। और मैं ये याद नहीं करना, 10 पेज याद करके नहीं लिखोगे, दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा, जितना वो पूछेगा उससे ज़्यादा लिख के आओगे। तो भाइयों, इतिहास को, हिस्ट्री को सिर्फ और सिर्फ कहानियों में और कुछ मज़ेदार बातें में ख़त्म कर देंगे हम। ऐसे मतलब कि आप सोच रहे हो कि ऐसे कैसे ख़त्म कर दोगे, तो भाई वीडियो को पूरी देखना। और चैप्टर में जो मैं बता रहा हूँ उसको अगर आप क्वेश्चन आंसर करोगे ना, इसके बाद बिल्कुल जो उसमें बोला जाएगा ना कि थोड़ा सा लिखो, आप इतना ज़्यादा लिखोगे। आप सिर्फ वीडियो के साथ बने रहे और हमारा पूरा कोर्स है 12th क्लास के लिए, उसको फॉलो करें। चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं अब, ठीक है। हंसी मजाक में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और हमारे सब कुछ दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा, कभी नहीं भूल पाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, चैप्टर को शुरू करने से पहले बस चैप्टर के नाम की थोड़ी बेसिक अगर हमें पता चल गया ना, तो हमारा मजा आ जाएगा, मज़ा। पूरी बुक बहुत आसानी से हो जाएगी। चलो, नाम क्या है चैप्टर का? नाम है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। दोस्तों, अब कॉलोनियलिज्म क्या है नहीं पता होगा तो कैसे हम चैप्टर के बारे में समझ पाएंगे, और ये कंट्री साइड क्या होता है इसके बारे में नहीं पता होगा तो कैसे चैप्टर को समझेंगे। तो दोस्तों, बहुत बेसिक, बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन अगर जिसको नहीं पता होगा तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। कॉलोनियलिज्म होता है कोई भी अगर एक देश या फिर कोई भी दूसरी बाहर से कंट्री आके कहीं पे आके राज करती है तो वो उसकी कॉलोनी कही जाती है। और जो एक देश का दूसरे देश पर राज होता है, वहाँ पे जाके रूल करते हैं, तो उसको कॉलोनियलिज्म बोला जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता हो कि अंग्रेज, अब जो इंडिया थी वो अंग्रेजों की कॉलोनी कही जाएगी, ठीक है। और वो एक पूरा युग था जिसको हम कॉलोनियलिज्म का युग भी, इंपेरियलिज्म का युग भी बोलते हैं। वो हम आने वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ कॉलोनियलिज्म का मतलब है कि एक कोई देश दूसरे देश पे राज कर रहा है। तो दोस्तों, उस टाइम यूरोप जो है, यूरोप में बहुत सारे देश आते हैं, फ्रांस आता है, इटली आता है, ब्रिटेन आता है। ये आज के ज़माने में तो अब अपने इतने पावरफुल नहीं रहे जितने उस टाइम पे थे। उन्होंने अपने सभ्यता को बहुत ज़्यादा आधुनिक बहुत पहले कर चुके थे, क्योंकि आज़ाद पहले हो चुके थे, तो अपने एरिया में कुछ था नहीं। अब दूसरी दुनिया को, जो बाकी की दुनिया थी, उनको खोजबीन करते रहते थे कि यहाँ से कुछ मिलेगा तो हम अपने देश को, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ इन देशों में पहले। पैसा इनके पास ज़्यादा आज के टाइम पे क्यों है? हमारे देश से लूट के लेके है, यही रीज़न। और कोई ज़्यादा कुछ ये अपने माँ के पेट से अमीर नहीं हुए पैदा। देखो, मैं बताता हूँ। अब कॉलोनियलिज्म में कौन, फ्रांस था, इटली था, स्पेन था, ब्रिटेन था, ये पूरी दुनिया को अपने आप बांटे हुए थे कि भैया अमेरिका में मैं राज करूँगा, अफ्रीका में तुम राज करोगे, ठीक है, ऐसे इंडोनेशिया में तुम करोगे, इंडिया में मैं करूँगा, ऐसे पूरी दुनिया को बांट रखा था, राज कर रहे थे। सबकी कॉलोनी थी इनकी खुद की। तो इंडिया भी अंग्रेजों की कॉलोनी थी, जैसा कि आपको पता है ना। तो इसमें जब कॉलोनियलिज्म का समझ में आ गया, एंड द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब क्या होता है? कंट्री साइड का मतलब होता है जो गांव देहात होता है, रूरल एरिया जो होता है, उसके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। यानी कि अब इस चैप्टर का पूरा सार क्या बनता है कि कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, यानी कि अंग्रेजों का जो राज था वो कंट्री साइड में कैसा था, रूरल एरिया में कैसा था, गांव देहात के लोगों के पास क्या पॉलिसी लेके आए थे, क्या उनकी प्रॉब्लम थी, क्या उन्होंने विद्रोह किया, वो हम सारा इस चैप्टर में पढ़ने वाले। तो दोस्तों, अगर आपको ये पता चल गया चैप्टर में पढ़ने क्या वाले, तो आप समझ चुके होंगे कि ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इंटरेस्टिंग नहीं भी होगा तो हम बना देंगे ताकि दिमाग में बैठेगा आपके, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या बात है, रेवेन्यू सिस्टम की बात है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू सिस्टम क्या होता है? अब अंग्रेज इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया में रहने के लिए उनको पैसा चाहिए। कोई भी कहीं पे जाके राज करेगा उसको पैसा चाहिएगा, ठीक है। और पैसा कैसे होता है? आज के ज़माने में सरकार पैसा कैसे लेती है? लोगों से टैक्स लेती है,
ठीक है, टैक्स अलग अलग चीज़ों का अलग अलग निर्धारण होता है। लेकिन हमारे देश में जब सरकार है हमारे ही लोगों की है, तो जब कई बार जब दिखता है कि भाई किसी को नुकसान हो गया है या फिर कुछ भी, जैसे कोरोना के टाइम पे भी बहुत सारी छूट दी गई सरकार के द्वारा, तो अब रिवेन्यू सिस्टम का मतलब है अंग्रेज़ों को भारत में रहना है। किसी भी जगह पे कोई अगर बाहर से आके राज करेगा तो सबसे पहले क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए उनको। वहाँ पे अपने वहाँ पे सैनिक रखेंगे, अपने वहाँ पे मकान बनाएंगे, अपना आने जाने का खर्चा होगा, रहने का, अपने ऐश और आराम का, अंग्रेज़ों को जो भी खर्चा होगा उनको पैसा चाहिए। वो पैसा कैसे मिलेगा? अब ये तो है नहीं कि वो चोरी डकैती करेंगे पैसे लेने के लिए। पैसे के लिए अब कोई भी पावरफुल होता है तो वो टैक्स लगाता है, ये हमेशा से होता है, आज से नहीं। कभी प्राचीन भारत में आपको जब पढ़ा रहा था उसमें भी बहुत अच्छे से बताया कि भाई टैक्स हमेशा से लगता आया है और ये कोई मतलब गलत चीज़ नहीं है। आज के ज़माने में टैक्स, चलो थोड़ा आज के ज़माने की बात करते हैं, सरकार आज के ज़माने में टैक्स कैसा लेती है? टैक्स का सिर्फ एक काम होता है कि जिनके पास पैसा नहीं है उनको भी सुविधाएं चाहिए, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है उनसे थोड़ा सा पैसा लेकर, जो जितना ज़्यादा कमाएगा उससे पैसा लेकर गरीबों की मदद की जाएगी। हालांकि इसके ऊपर भी विरोध होता रहता है, अमीर कहते हैं भी हम क्यों भरे, हम क्यों, कोई नहीं कमा रहा तो उसकी क्यों मदद करे, अपनी जेब से पैसे देंगे। लेकिन उस मैटर पर हम नहीं जाते, मेन अंग्रेज़ों की बात करते हैं, ये इनकी हरामपना दिखाते हैं हम आपको। अब रेवेन्यू सिस्टम है सारा, यानी कि अंग्रेज़ों को पैसा चाहिए इंडिया में। अब मेन दिक्कत क्या थी? मेन दिक्कत ये थी अंग्रेज़ों की, क्या था कि भाई तुम जितना कमाओगे, अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि 1/10 देना है तुम्हें। अंग्रेज़ों ने इंडिया में फिक्स कर दिया कि भाई जितना भी तुम्हारा प्रोडक्शन होगा, ठीक है, महीने का, साल का, जो भी है, जो तुम्हारा प्रोडक्शन होगा उसका 1/10 तुम हमें दोगे। ऐसा पहले कानून था, ठीक है, पहले से ही हमेशा ये 1/6, 1/8, 1/2 अलग अलग चीज़ों पे ऐसे होता रहा है। तो अंग्रेज़ों को मान लेते हैं कि 1/10 था। और किसी में, अब इसका मतलब हो गया कि अगर मैं कहीं पे 1000 रुपये अगर मैं साल में कमाता हूँ तो 100 रुपये मेरे को अंग्रेज़ों को देने पड़ेंगे। ये सारी बात है, इसकी कैलकुलेशन कुछ खतरनाक नहीं है, नॉर्मल, ठीक है। तो 100 रुपये है। अब ये 100 रुपये अगर अंग्रेज़ों को मैं दे रहा हूँ, अगर मान लेते किसी साल मेरी 1000 रुपये की कमाई नहीं हुई, भाई खेती में तो 100 रीज़न हो सकते हैं कि 1000 रुपये की कमाई ना हो, मेरी हो गई सिर्फ 500 रुपये की कमाई, तो अंग्रेज़ों को तो मेरे को 50 रुपये जाएंगे अंग्रेज़ों के पास, तो ठीक है। और मान लेते हैं किसी साल बिल्कुल ही सूखा पड़ गया, फसल पूरी की पूरी बर्बाद होगी और मेरे को सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये ही मिले, ठीक है। अब 100 रुपये में से अंग्रेज़ों को क्या दूंगा मैं? अंग्रेज़ों को 10 रुपये दूंगा मैं। अब भाई साहब अंग्रेज़ों का घूम गया दिमाग, नॉर्मल सी बात है। अब अंग्रेज़ बोल रहे हैं कि भाई तुम कभी 10 दे रहे हो, कभी 50 दे रहे हो, 100 का तो कभी होता ही नहीं। बम्पर प्रोडक्शन कहाँ पे होगा जब मानसून के भरोसे खेती हो रही थी उस टाइम पे, ठीक है, टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो भैया हमें तो तुम कभी 10 देते हो, कभी 20 देते हो, कभी 30 देते हो, ये बात नहीं चलेगी। हमें इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है तुम्हारी ये जो हमारा रेवेन्यू सिस्टम पुराना चला आ रहा है, क्योंकि अब 1757 के पास तो अंग्रेज़ आए हैं और 1790 का एरिया जो टाइम था, आपको टाइम याद करने की कुछ खास ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी एक आइडिया रख लेते हैं दिमाग में, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं 1400 की बात करूँ या मैं 2000 की बात करूँ। तो एक 1790 के टाइम पे क्या था, बंगाल एरिया में तो फेमाइन आई हुई थी, यानी कि सूखा पड़ा हुआ था। अब देखो बंगाल किधर पड़ता है, हम थोड़ा सा बंगाल के पास आते हैं। तो भाइयों बंगाल में अंग्रेज़ों ने सबसे पहला अपना शासन कहाँ से अपना स्टार्ट किया था? बंगाल से किया था। अब देखो बंगाल, सिर्फ मैं यहाँ पे आपको बताता रहूँ कि बंगाल तो आपके दिमाग में सिर्फ एक बंगाल होएगा, लेकिन मैं यहाँ पे अगर आपको मैप पे दिखा दूँ तो ये चीज़ आपके दिमाग में छप जाएगी। और यही अप्रोच होती है पढ़ाई की करने को। तो यहाँ स्मार्ट क्लास पे या मैं भारत का नक्शा टाक के भी दिखा सकता हूँ कि ये बंगाल है, वो समझ में नहीं आता। अब देखो मैं आपको कला का बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाएंगे। इंडिया का मैप तो पूरा तो बना सकता हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक आइडिया के लिए बंगाल और उसकी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये वाला एरिया जो है आज के टाइम पे यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश है, ठीक है। ये वाला एरिया जो है ये बंगाल है, ठीक है। अंग्रेज़ों की सबसे पहले कहाँ पे राज किया? बंगाल पे किया, मद्रास पे किया, ठीक है, और कहाँ पे किया? बॉम्बे पे किया। अब इन्हीं एरियो पे क्यों किया? चलो ये हम आपको बता देंगे, आने वाली क्लासों में बहुत अच्छे से बताएंगे कि इन्हीं एरियो में क्यों किया। करने को तो यहाँ भी हम कहीं भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्यों किया, इसके पीछे का रीज़न बताएंगे। अब देखो बंगाल में जो है 1790 में आ गई है, 1790 में बंगाल में अकाल पड़ गया है, यानी कि मानसून आया नहीं है, खेती बिल्कुल ठप हो चुकी है। तो अंग्रेज़ हो चुके हैं परेशान। अंग्रेज़ पैसा उनके पास बिल्कुल पहुंचा नहीं, और खर्चे वो के वही है, बढ़ते ही जाएंगे, कम तो होते नहीं कभी खर्चे। तो अंग्रेज़ों के खर्चे बिल्कुल वो के वही है। तो अंग्रेज़ लेके आए परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। अब देखो भाई, इसको बोलते हैं हिंदी में स्थायी बंदोबस्त, 1793 में, ठीक है। अंग्रेज 1793 में ये लेके आए परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। ये किस लिए लेके आए? मैंने अभी आपको अंग्रेज़ों की प्रॉब्लम बताई सारी, कि भाई कभी तुम 10 रुपये दे रहे हो, कभी 20 दे रहे हो, कभी 30 दे रहे हो, और 1790 में तो ये अकाल पड़ गया तो पैसे ही नहीं दे रहे। अब देंगे तो अब वो जो किसान है वो खुद मर जाएगा। अब किसान की भी जो कंडीशन थी वो हम आगे बताएंगे। अब 1793 में अंग्रेज लेके आए परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। अब भाई साहब दिमाग घूम गया, परमानेंट सेटलमेंट क्या है ये? मतलब
समझ में आना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इतना सरल बता देंगे, इतना सरल बता देंगे कि कोई आके नींद में पूछे ना परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के बारे में 5 लाइन लिखो, तुम 10 लाइन लिख के आओगे। ठीक है भाई, ये तुम्हारे भाई को धन्यवाद बाद में कर देना। ठीक है, बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट एक्ट क्या होता है। तो भाइयों देखो, अब परमानेंट का मतलब क्या होता है, स्थायी होता है। अब अंग्रेजों ने क्या किया, प्रॉब्लम उनकी क्या थी कि कभी कम पैसे आ रहे, कभी ज़्यादा आ रहे, कभी मीडियम आ रहे, ज़्यादातर कम आ रहे हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक अमाउंट फिक्स कर दिया। ठीक है, फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स बोल दिया कि भाई साहब तुम्हारा कितना भी प्रोडक्शन हो, चाहे तुम्हारा 100 रुपये तुम हमें मतलब 1000 रुपये प्रोडक्शन हो, 500 का हो, 100 का हो, हमें तो तुमसे भाई कितने लगा लेते हैं, 400 रुपये चाहिए ही चाहिए। 400 ज़्यादा, हाँ 400 लगा लेते हैं चलो, क्योंकि अंग्रेजों ने ज़्यादा ही किया था। अब उन्होंने बोला भी तुम्हारी 1000 की हो, चाहे तुम्हारी 500 की हो, चाहे तुम्हारी 400 की हो, हमें 400 रुपये चाहिए, हमें तुमसे 400 रुपये चाहिए ही चाहिए। अब क्योंकि हमारे खर्चे तो उतने ही रहेंगे। अब भाई साहब उनके लिए तो हो गई, अंग्रेजों के लिए अच्छी बात कि भाई हमें तो 400 मिलेंगे। अब नॉर्मल सी बात है, अब 400 रुपये ऐसे मांगने जाएंगे वो किसी के पास, कौन उनसे पैसे देगा, क्योंकि उनकी तो छोटी ही तादाद है। लेकिन जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राजा महाराजाओं पर अपनी पैठ बना चुके हैं अंग्रेज अपने राजा महाराजाओं पर पैठ बैठाने के बाद अब एक आता है जमींदारी का कंसेप्ट। जमींदारी वो वाली नहीं है जो गाने में वो कह देता है कि बापू जमींदार है कि थे लेके देवे कार, मतलब कि बाप जमींदार हो रहा, कार नहीं लेके दे सकता। कैसी बातें करते हो भाई साहब तुम। अब देखो उस टाइम के जमींदार जो थे, उस टाइम के जमींदारों के बारे में बताता हूँ। सिर्फ मतलब कि ऐसा नहीं है, आज के जमींदार नहीं है कि 5 किले 10 किले वाला जमींदार। उस टाइम पे के पास कम से कम भी ना तो 100-200 गाँवों का राज होता था। गांव मतलब 100-200 विलेजेस का एरिया जमींदार के अंडर आता था। और जमींदार इसमें क्या करता था, अब अंग्रेज डायरेक्ट जाके तो पैसे ले नहीं पा रहे थे। ठीक है, क्योंकि फिक्स जो है पैसा इतना ज़्यादा मांग लिया है। अब जो उस एरिया का राजा महाराजा था या उस एरिया में जो भी पावरफुल आदमी था, उसको बना दिया गया जमींदार। अब जमींदार तो बना दिया, अब जमींदार से पैसे कैसे, जमींदार लोगों से किसी रूप से पैसे मांगे या लोग बात क्यों देंगे। अब इन्होंने जो ये परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लेके आए ना, इसमें लोगों से उनकी ओनरशिप छीन ली। अब मैं किसी खेती में कहीं पे खेती कर रहा हूँ तो मैं उसका अपना मालिकाना हक है मेरे पास, मैं जो अपने खेत में अपनी मर्जी से करूँगा भाई जो मेरे को करना। लेकिन अंग्रेजों ने क्या बोला कि अब कोई किसी ज़मीन का मालिक नहीं है, अब सारी ज़मीन आ जाती है जमींदार के अंडर आ गई है सारी की सारी ज़मीन। और तुम उसकी ज़मीन पे जो है आज के टाइम पे बोलते हैं ना बट्टे पे लेना, या फिर क्या उगाही बोलते हैं, आज के ज़माने में बोलते हैं कि बट्टे पे दिया है तुम्हें, तुम सिर्फ यहाँ पे आके सिर्फ किराए की तरह है तुम्हारे लिए ज़मीन, तुम यहाँ से यूज़ करो, अपना पैसा कमाओ और बाकी छोड़ के चले जाओ, तुम अपना खाने पीने का लो और बाकी हमें दो। और ज़मींदार की ज़मीन है असली है, तो अब लोग बागों को तो देना पड़ेगा, क्यों अब उनकी ज़मीन नहीं रही। अगर वो चाहे तो जमींदार कोई नहीं देगा तो भाग यहाँ से भी, अब भाग जाएगा तो कहाँ खाएगा, कुछ भी नहीं खा पाएगा। तो इसलिए अब जमींदार को जो है मालिक बना दिया गया है ज़मीन का। ठीक है, अब जमींदार अगर 100-200 किलो का है, ठीक है, अब अंग्रेजों ने क्या बोला कि तेरी जमींदारी से अब हमें 1 किले से 400 चाहिए, तो भैया हमें तुमसे चाहिए 40,000। ठीक है, हमें तुमसे 40,000 रुपये चाहिए 1 साल में। अब अंग्रेज क्या करेगा, ये क्या करेगा, जमींदार क्या करेगा, अब इतना तो भला है नहीं कि वो ऐसे जाएगा और 40,000 रुपये लेके आ जाएगा और उसको दे देगा। अब ये क्या करेगा, ये 40 की जगह क्या करेगा, ये 45-50 की डिमांड करेगा लोगों से कि भाई मुझे इस एरिए से इन गांवों से 45,000 रुपये लूँगा, 5 मैं अपने पास रखूँगा, 40 में आगे दे दूँगा। अब ये भी अब बीच में मिडल मैन भी आ गया, जो आज के ज़माने में भी होता है। मतलब कि तुम भी देखते होगे कि किसान का क्या है, किसान की जो सब्जी जाएगी 5 रुपये की जाएगी, आगे वो तुम खरीदने जाओगे तुम्हें 50 रुपये की मिलेगी। अब देखो बोने वाले के पास अब बीच में कितने मिडलमैन होंगे, मिडलमैन कमाते वो इतना 5 रुपये किसान को पूरे साल मेहनत करके मिली जितनी एक मिडलमैन को सिर्फ एक आदमी से दूसरे आदमी को दे के मिल गई। तो भाई साहब ये आज भी कंडीशन है, लेकिन अभी बीच में मिडलमैन का कंसेप्ट यहाँ से शुरू हो गया है। ठीक है, सारा का सारा जो आज वर्तमान है, आने वाला जो भविष्य है, सब इतिहास से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, तो हम कहाँ पे आ गए, हम यहाँ पे 45,000 रुपये, अब मिडलमैन की हो गया कंसेप्ट शुरू। अब जमींदार यहाँ से पैसे लेता, अब इससे क्या हो रहा है, किसानों पे और भयंकर वाला बर्डन आ गया। अब किसान मतलब कि अब सिर्फ 45,000 रुपये कहाँ से लेके आए, मतलब पहले तो उनकी 400 रुपये की 500 रुपये की तो फसल ही हुई है, उसमें से अब 400 रुपये की जगह 450 रुपये उनको अब देने पड़ेंगे, उसमें कौन कौन खाएगा पता नहीं। तो किसानों का यहाँ पे बुरा हाल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, किसान लेकिन पैसा दे नहीं पाएंगे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। अब जमींदार, अब किसान नहीं दे पाएगा तो जमींदार आगे नहीं दे पाएगा, और जमींदार आगे नहीं दे पाएगा तो हमारा इस चैप्टर की जो शुरुआत बुक में दी गई है उसमें यही की गई है कि नीलामी हो रही है, जमींदारी की नीलामी हो रही है। जो जमींदार की ज़मीन थी उसको नीलाम कर दिया जाएगा। ठीक है, नीलाम का मतलब अंग्रेज बोले भी तू नहीं कमा सकता, हम किसी और को दे देंगे, वो आके यहाँ से कमाएगा, वो हमसे ला के पैसा इकट्ठा करके देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जमींदार भी डिफ़ॉल्ट कर गया क्योंकि किसानों ने नहीं दिया।
अब किसानों ने नहीं दिया तो अब जमींदार कैसे दे? अब जमींदारों का ऑक्शन हो रहा है, ये तुम्हारे चैप्टर के शुरुआत में, लेकिन ये कुछ खास मैटर है नहीं, सिर्फ बताया गया कि अगर जमींदार नहीं कर पाएगा तो वो उसकी जमींदारी को जो है नीलाम कर दिया जाएगा, ऑक्शन कर दिया जाएगा। लेकिन भाई इंडिया के है ही जमींदार, ठीक है, जुगाड़ू आदमी हम शुरू से है। देखो इसमें कुछ बुरा मानने की बात नहीं है, घमंड है इस चीज़ का, हमें पूरा जुगाड़ किसी चीज़ का बिठवा लो। तुम कहाँ पे मंगलयान पे जो कई अरबों खरबों में जाते थे, हम रिक्शा से भी इतना वो खर्चा ज़्यादा लग जाएगा जितना हमने रॉकेट भेज दिया, ठीक है। तो जुगाड़ू हम बहुत तगड़े वाले हैं, इस चीज़ का गर्व होना चाहिए। अब डिफ़ॉल्ट कर दिया है पेमेंट में, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, अब ये वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं हम पहले, जमींदार रेसिस्ट, मतलब कि जमींदार, अब जुगाड़पना देखो इनका, जमींदार ने क्या किया। अब अंग्रेज़ों का जो कानून था, अंग्रेज़ों के कानून के हिसाब से कि वो औरतों से टैक्स, वो जमींदारी का जो है उसमें औरतों से हिस्सा नहीं मांगेंगे, औरतों की ज़मीन का ऑक्शन नहीं करेंगे। अब ये क्या करेंगे जमींदार? जमींदार जो है अपनी जमींदारी किसके पास? अपनी मदर के पास कर दिया ट्रांसफ़र, ठीक है, अपनी मदर के पास, अपनी सिस्टर के पास, वाइफ के पास, किसी के पास भी लगा लो, ये अपना जो है ट्रांसफ़र कर देंगे जमींदारी। अब ये ट्रांसफ़र कर देंगे, अंग्रेज, अब कानून है अंग्रेज़ों का। अब अंग्रेज़ों को तो यहाँ पे तो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, लेकिन इंग्लैंड में तो उनको जवाब देना है ना। अब कंसेप्ट तो सारा यही है, यही तो चीज़ हमें कभी समझ में नहीं है। हम तो सोच रहे हैं यहाँ पे इंग्लैंड राज कर रहा है, इंग्लैंड तो यहाँ पे राज करेगा। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था ना, 1857 का सबसे बड़ा रिवोल्ट, झांसी की रानी वाला जो हुआ था, उसके बाद इंग्लैंड की क्वीन का राज आएगा यहाँ पे। पहले तो एक कंपनी काम कर रही है यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब किसी देश के, अब इंग्लैंड के कानून के हिसाब से चल रही है ना ये, इसको इंग्लैंड में जवाब देना पड़ता है। तो यहाँ पे इनका कानून है कि भाई हम लेडीज़ से जो है, फीमेल से जो है हम ऑक्शन नहीं करेंगे, उनसे जो उनकी ज़मीन की नीलामी नहीं करेंगे। तो ये जमींदार अपने पूरे जो है अपने शाणे हैं, ठीक है, तेज बुद्धि है, बिल्कुल पार्ले जी जी माने जीनियस वाला काम है इनका, ठीक है। तो ये मदर को अब इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। और एक खतरनाक काम देखो, अब जब इनकी नीलामी होगी इनकी ज़मीन की, तो वहाँ पे जो नीलामी करने वाले आदमी, लोकल आदमी आगे बैठेंगे, अंग्रेज़ तो आगे बैठेंगे नहीं, क्योंकि लोकल आदमी ही खरीद उनसे किसानों से पैसा इकट्ठा करके देगा। अब लोकल आदमी क्या करेंगे, वहाँ पे अगर 100 खरीदने वाले बैठे हैं, 100 में से 80 तो ये अपना बिठा देंगे, 80 आदमी अपना बिठा देंगे। 20 अगर बोल रहा है मैं इतने में लूँगा, तो 80 उसको बढ़ाते बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। बहुत महंगे में इसकी ज़मींदारी बिकवा देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, आदमी नहीं का है, ठीक है, जमींदार का ही बिठाया हुआ आदमी है। अब वो जमींदार का आदमी जो है वो उसको खरीदेगा ही नहीं, मतलब कि पेमेंट ही नहीं का। अंग्रेजों ने बोल दिया ठीक है भाई तेरी जमींदारी, कल आगे पैसे दे दीजिए और जमींदारी तेरी। अब वो पैसे नहीं देगा, वो कल की बाद, एक हफ्ते बाद बोलेंगे अंग्रेज, एक हफ्ते बाद दे जाए, एक महीने बाद दे जाए, ऐसे कई महीने तक टलती रहेगी। और फिर वो पैसे नहीं दे पाएगा, तो अंग्रेज क्या करेंगे, भाई पैसा यहाँ से भी नहीं आ रहा, वहाँ से भी नहीं आ रहा, दोबारा जमींदार को ही ट्रांसफ़र कर देंगे, जो पुराना था कि भाई तू ही रख अपनी जमींदारी, और कोई नहीं आ रहा। दोबारा ये करेंगे अंग्रेज, नीलामी करेंगे, दोबारा वही सेम सिस्टम चलेगा। तो भाई साहब साणी ये भी पूरे हैं, ठीक है, कोई कमी नहीं है। तो इन्होंने पूरा रजिस्ट किया है, भयंकर वाला, अंग्रेजों को पागल बना रखा है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे मज़ा आ गया जोतेदार से। अब जोतेदार क्या है, देखो मेन किस्सा क्या था। मेन किस्सा ये था कि भाई जमींदार जो है किसी से खरीदेगा, मतलब कि वहाँ से टैक्स लेगा, आगे देगा। जोतेदार क्या है, ये इनके पास बहुत सारे किले हैं। किले का मतलब ज़मीन, एकड़ जो होता है, इनके पास बहुत ज़्यादा हेक्टेयर ज़मीन है। ये जब कैसे भी है, ये पैसा दे देंगे, जमींदार जो मांगेगा जमींदार को आराम से पैसे दे देंगे। इनके पास लगा लो तुम 500 एकड़ ज़मीन किसी के पास एक एरिया में हो गई, ठीक है, 500 हो गई, 1000 हो गई। अब मान लेते हैं यहाँ पे आपको 400 रुपये दे रहा था, तो वो तो सिर्फ 100 रुपये कमा पा रहा था, क्योंकि 500 रुपये की तो उसकी टोटल कमाई थी। 400 अंग्रेजों को दे दिया, 100 ही रुपये कमा पा रहा था। अगर ऐसे ही ये कोई आदमी 1 किले से कमा रहा है, तो 500 किले से कितना कमाएगा? सोचने वाली बात है ना। 500 किले से ये पता नहीं लाखों रुपए में कमा रहा है, ठीक है। तो जोतेदार कौन है? जोतेदार है बहुत। अब इसको जमींदार वाली टेंशन भी नहीं है कि मेरे को अंग्रेजों को जवाब देना है, मेरी ज़मीन नीलाम हो जाएगी। और इसको मतलब जो दूसरे किसान थे उनकी वाली प्रॉब्लम भी नहीं है कि मेरे को कुछ बचता नहीं, क्योंकि इसके पास ज़मीन ज़्यादा है तो इसको बचेगा भी ज़्यादा, ठीक है। तो ये इस टाइम पर हो गया खुश, ठीक है। तो ये स्पेलिंग ठीक है, पता नहीं क्या, हाँ ठीक है, रुको अब ठीक है। अब भाई राइटिंग पे मत जाना, ठीक है। राइटिंग तुम्हारे भाई की बचपन से ही बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन रही है। इसके पीछे का रीज़न मैं बताऊंगा कभी आपको, है ना, अच्छे से समझाऊंगा मेरी राइटिंग इतनी ही बेकार क्यों है। मतलब कि बेकार मतलब कि वोस्ट बोल सकते हो इसको, घटिया से घटिया, लेकिन कंसेप्ट की बात है। कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में क्लियर कर दूँ, राइटिंग तुम अपनी में लिखना है, मेरी में थोड़ी लिखना है, ठीक है। ठीक है भाई, तो बात आ गई जोतेदार। अब इसको आ रखा है मज़ा जमींदार। अब इसका जो था, इसका क्या बोल सकते हैं, कंपैरेटिव कौन था? जमीन, इससे ऊपर तो जमींदार है, इससे नीचे किसान है। तो इसकी जो है जमींदार के साथ अपनी मानते हैं, वो अपना क्या मानता है, कंपटीशन मानता है कि भाई मैं इसे गांव का, तो अब कि उसके पास तो 200-300 गांव है जमींदार के पास। अब एक गांव में सारी ज़मीन इसके पास है, तो गांव के जो लोग हैं पर्सनल इसके साथ जुड़े हुए हैं। गांव के लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो जोतेदार के पास जाएंगे, जोतेदार उनको लोन देगा, जोतेदार उनकी प्रॉब्लम में उनके साथ खड़ा होगा। तो लोगों का सपोर्ट है जोतेदार को, ठीक है। जमींदारों से वो चिढ़ते हैं क्योंकि जमींदार तो अपना कमीशन ले रहा है, अंग्रेजों के लिए टैक्स ले रहा है। तो लोग बाग जोतेदार के साथ है और लोग बाग है बड़े खुश।
ठीक है, कि अब देख रहा है जो ये जोतेदार बहुत खुश हो चुका है कि ये जमींदार के साथ प्रॉब्लम हो रही है, अब ये पैसे नहीं दे पा रहा, मैं हूँ खुश बिल्कुल कि मेरे को कुछ नहीं करना, मैं अपना बढ़िया कमा रहा हूँ। तो ये क्या होगा, अब ये जोतेदार कई बार क्या होगा, जमींदार से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब जमींदार से ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया भाई, अब जमींदार के पास 200 किले, इसके पास सिर्फ मतलब 200 गाँव, इसके पास सिर्फ 1 गाँव। तो भाइयों अंग्रेज ये बात समझते थे कि कोई ज़्यादा पावरफुल होगा तो वो हमारे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये क्या करते थे अंग्रेज, ये जो भी पावरफुल होता है उसकी पावर घटाएंगे। पावर कैसे घटाएंगे, अब देखो जमींदार की पावर कैसे घटा दी, जमींदार चाहता तो किसानों को मार पीट के कैसे धमका धमकू के अपना पैसा निकाल सकता था उनसे, लेकिन इसके पास पहले अपने जो है वो नहीं होते हैं, फिल्मों में भी देखा वो एक आदमी चलता उसके पीछे लठ लेके चलते पुराने ज़माने में, लंबी लंबी डंडिया है ना। तो इसके पास जो अपने क्या बोलते हैं लोकल गुंडे जो होते थे, ठीक है भैया, लोकल गुंडे हो गए, या इसके पास बहुत अपनी खुद की एक छोटी सी सेना लिए घूमते थे, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे पहले इसको बैन किया कि भाई कोई भी आदमी अपना पर्सनल कोई ऐसे गुंडे लेके नहीं घूम सकता। तो इसी बेचारे की पावर यहाँ पे कम होगी, ठीक है। अब ये गुंडे नहीं ला सकता तो कैसे आगे पेमेंट करेगा, नॉर्मल सोचने की बात है। अब गुंडे नहीं है, अब क्या है अंग्रेजों ने क्या है डिमांड बहुत हाई कर रखी है। जैसे मैंने बताया था 500 रुपये की तो कमाई थी, 400 रुपये अंग्रेजों ने लगा दिए, तो अंग्रेजों की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई थी, ठीक है। तो इस वजह से बेचारा पैसे नहीं दे पा रहा है, डिमांड बहुत ज़्यादा हाई थी। अब बेचारा इतनी ज़्यादा डिमांड, अब अंग्रेजों का कहना क्या था इसके पीछे, डिमांड हाई करने के पीछे इनकी मतलब कि साणाबंदी देख लो, गोरी चमड़ी वालों की, इनका साणेपन ये था, ये बोल रहे हैं कि भाई आज तुम्हारी 500 रुपये कमाई है, ठीक है, तुम हमें 400 दे रहे हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा लग रहा है, कल को तुम्हारी कमाई 500 से 1000 हो जाएगी, तो जब भी तो तुम्हें 400 ही देना है, और 1000 से 2000 हो जाएगी जब भी तो तुम्हें 400 ही देना है। तो अंग्रेज तो बोले तुम्हारे लिए फ़ायदा है, ये तुम्हें अब इसलिए लग रहा है, आने वाले समय में अच्छी खेती होगी, जब 22 अच्छी होगी, 2000 3000 जब तुम रुपये कमाओगे तो हमें जब भी 400 ही देना है, तो तुम्हारे लिए ये फायदे का सौदा है। अब अंग्रेजों ने बना दिया है लोगों का उल्लू, डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। और ये था एक मैंने बताया था 1790 की जो थी, ठीक है, फेमाइन आया हुआ था, तो लोगों के पास पैसा था ही नहीं, तो एक ये रीज़न था कि ये पैसे नहीं दे पा रहा है जमींदार। और एक रीज़न इसका ये भी हो सकता है कि अपना खुद का कोर्ट बना के रखते थे जमींदार भी, देखो पावरफुल आदमी था, कचहरी बोलते हैं जिसको, ठीक है, कोर्ट कचहरी बोला जाता है ना, तो उसका खुद का कोर्ट रखता था ये कि भाई कोई नहीं पैसे दे पा रहा है तो उसका बुलाओ कोर्ट में है। जनता की अदालत में किसकी थी वो, देवा की जनता की अदालत, पता नहीं ऐसे ही कुछ था। तो कोर्ट अपना खुद का होता था जमींदार का। अब इनके पास अब अपना कोर्ट भी नहीं रहा, ठीक है। अंग्रेजों ने बोला ना तुम कोर्ट नहीं रख सकते, तुम कोर्ट रखोगे तो हम क्या करेंगे। अंग्रेज बोल रहे कोई प्रॉब्लम है हमारे पास लेके आओ, हैं हम है सब कुछ। अब ये इनके पास लेके जाएगा जमींदार, ठीक है, जमींदार जो पैसे नहीं दे रहा वो अंग्रेजों के पास लेके जाओ, कितने साल को लेके जाए, कई महीने साल ऐसे निकल जा रहे, तो जमींदार बेचारा परेशान हो रहा है, तो पैसे तो दे नहीं पा रहा। अब इसने अपना तरीका निकाल लिया है, रजिस्टर करने का तरीका निकाल लिया, और खुश कौन हो रहा है, जोतेदार खुश हो रहा है। जोतेदार जो है पावरफुल आदमी बन चुका है, अपने एरिया का लोगों का सपोर्ट है पूरा, ठीक है। अब ये सारी प्रॉब्लम तो होगी क्रिएट, ठीक है। अब आने वाली जो वीडियो है उसमें मैं, अब ये एक भूमिका बन गई है बहुत तगड़े वाली, ठीक है, बेसिक इतना अच्छा भयंकर वाला बन चुका है। अब हमें आने वाले जो वीडियो होगी इसी चैप्टर से रिलेटेड बिल्कुल ऐसी मक्खन की तरह ऊपर जाएगी। अब लोग बाग रिवोल्ट क्यों करेंगे, ठीक है, अब अंग्रेजों को क्या प्रॉब्लम है, लोग बाग इतने ज़्यादा सप्रेस हो गए हैं। एक चीज़ दिमाग में रखना हमेशा कि सप्रेस कोई ऐसा नहीं है कि आज मैंने किसी को बोला तो टैक्स ज़्यादा दे, कल वो मेरे खिलाफ विद्रोह कर देगा, ऐसा तो होता है। लेकिन जो बड़े लेवल पे विद्रोह होता है ना वो इन्हीं कारणों से होता है। अब देख लो भाई तुम, ये 1793 की बात है, ठीक है। अब ये जो अब इसके बाद सबसे बड़ा विद्रोह होगा ये होगा 1857 का, 1857 का, और हमारा अगला चैप्टर इसी के ऊपर होगा। अब ये वाला चैप्टर करेंगे कंप्लीट और 1-2 वीडियो में, लेकिन अब 1857 जब पढ़ेंगे तो उसके बेस इतना तगड़ा बन चुका है। इस बुक में जो भी चीज़ आएगी ना सबका बेस यहीं से बन चुका है। आने वाली वीडियो में मैं बताता हूँ बहुत अच्छे से, और वीडियो को पूरा अंत तक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, हर बच्चे को फ़ायदा होना चाहिए। देखो मेरा गला सूख गया है, पानी भी नहीं पिया, ठीक है। अब इसको इतने बच्चों को शेयर कर देना कि बस जिसको जानते हो ना 12th क्लास में जो भी है जान पहचान का रिश्तेदार, उनको सबको शेयर करो, सबको फ़ायदा होना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर दो और अगली वीडियो देखना ज़रूर। जय हिंद।